नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मूल संरचना के बारे में। भारत के संविधान में जो मूल संरचना है या मूल ढांचा जिसे हम कहते हैं, यह भारत का जब मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो भारत के मूल संविधान में मूल संरचना या मूल ढांचा नाम से कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई सिद्धांत नहीं था, बल्कि यह भारत के जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की खूबसूरती है, जिसने मूल ढांचा या मूल संरचना जैसे कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, जिसने मूल संरचना जैसे कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति की। अतः यह जो मूल ढांचा या मूल संरचना का जो कॉन्सेप्ट है, वह न्यायालय के द्वारा प्रदत्त किया गया था। तो हम बात करेंगे क्या आवश्यकता पड़ी कि मूल ढांचा या मूल संरचना को न्यायालय के द्वारा मतलब उद्गवित किया गया, उद्भव किया गया। ठीक। तो 1973 में जब केशवानंद भारती केस हुआ था, बहुत मतलब विवादित केस है केशवानंद भारती केस, बहुत प्रमुख माना जाता है भारत के संवैधानिक इतिहास में। तो केशवानंद भारती केस में जो मूल ढांचा था, तो मूल ढांचा की उत्पत्ति केशवानंद भारती केस से ही हुई थी। परंतु केशवानंद भारती केस में जब जो न्यायालय के द्वारा निर्णय लिया गया था, उससे पहले मतलब आजादी के बाद से ही इस मूल ढांचा का विकास की ओर मतलब का इतिहास शुरू हो गया था, और आखिरकार 1973 में न्यायालय के द्वारा मूल ढांचा या मूल संरचना जैसी जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, उसको घोषित कर दिया गया। परंतु आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूल संरचना या मूल ढांचा क्या है। तो मूल ढांचा वह है कि हमारे जो संविधान मतलब जो न्यायालय ने मूल ढांचे के विषय में बताया था कि 1973 में जब केशवानंद भारती मामला हुआ था, कि मूल ढांचा वह है, यानी जब हमारे संविधान के निर्माता थे भीमराव अम्बेडकर, और जो संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान निर्माण किया गया था, तो जो निर्माणकर्ता थे, तो निर्माणकर्ता की सोच ही मूल ढांचा है। यानी हमारे संविधान बनाने के पीछे जो उद्देश्य रहा, जो मूलभूत तत्व रहे, वही मूल ढांचा के अंतर्गत आते हैं। यानी आप मान के चलिए, उदाहरण के लिए बात करते हैं, जिस प्रकार से साइकिल बनाने के लिए, जिस प्रकार दो पहियों के बिना साइकिल नहीं चल सकती है, उसी प्रकार मूल ढांचे में भी कुछ ऐसी चीजें आवश्यक हैं जिनके बिना संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो वही मूल ढांचे का हिस्सा है। जिस प्रकार से एक गाड़ी बनाने के लिए हमें जो चार पहियों की आवश्यकता होती है, इंजन की आवश्यकता होती है, और अन्य जो भी मतलब गेट या फिर अन्य सामग्री की आवश्यकता होती है, मतलब इनके बिना मतलब जो गाड़ी है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार मूल ढांचा वह है जिसके बिना हम संविधान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब जो संविधान निर्माताओं ने जिस समय हमारा संविधान निर्माण किया था, जिस समय संविधान बनाया था 1950 में, जब बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय मतलब बनाते समय क्या भावना रही थी, किन तत्वों को उन्होंने संविधान के लिए आधार माना था, वही मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। और इसका निर्णय 1973 में केशवानंद भारती केस में हुआ था। तो जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको मतलब उद्गवित किया गया था, और भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा मतलब जो भारत के न्यायिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो मूल संरचना है, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रूप में माना जाता है, जो अभी तक न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उनमें। ठीक। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि केशवानंद भारती केस में जिस जो जो मूल संरचना का जो कॉन्सेप्ट आया था, आखिर वह क्यों आया था, उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, किस प्रकार से संविधान के निर्माण से ही मतलब निर्माण के बाद से ही मूल संरचना का विकास होना शुरू हो गया था। तो सबसे पहले जब हमारे मतलब भारत में 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया था, और उसी के लगभग एक वर्ष बाद चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था। और चुनाव में जो कांग्रेस की सरकार थी, यानी पंडित नेहरू की सरकार को भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई थी। ठीक। तो अब सरकार तो बन गई थी, तो सरकार प्रत्येक सरकार की भांति नेहरू जी की सरकार का भी उद्देश्य यही था कि लोगों का कल्याण किया जाए, लोगों का विकास किया जाए। ठीक। तो उस वही लोगों को कल्याण करने के लिए नेहरू जी की सरकार के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन कर दिया गया। अब लोगों को कल्याण प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से किस प्रकार हो, यह थोड़ा समझने लायक मुद्दा है। यानी प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से नेहरू जी की सरकार के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार है, उसमें कटौती कर दी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से नेहरू जी की सरकार के द्वारा प्रथम मतलब संपत्ति के आधार में कटौती कर दी गई थी, क्योंकि वह देश का कल्याण करना चाहती थी। अब संपत्ति के अधिकार में कटौती करने से देश का कल्याण किस प्रकार से होगा, यह समझने वाली बात है। क्योंकि यदि हम इसको समझना चाहें, तो
सबसे पहले जो हमारे 1900 मतलब 50 से पहले 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसके पहले भारत में ब्रिटिश व्यवस्था विद्यमान थी। ब्रिटिशों ने भारत को एक औपनिवेशिक रूप के रूप में रखा। ठीक। तो भारत में अभी भी जो भूमि व्यवस्था थी, जो लैंड व्यवस्था थी, जो मतलब जो लैंड रिफॉर्म अभी नहीं हुए थे, भूमि सुधार नहीं हुए थे, जो भूमि की व्यवस्था वही जमींदारी, रैयतवाड़ी या महालवाड़ी, जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं अंग्रेजों के समय में थी, वही व्यवस्थाएं अब चल रही थी। और तो अथा आवश्यकता थी कि भूमि की में सुधार की व्यवस्था में सुधार किया जाए, क्योंकि उस समय मतलब अंग्रेजों के समय जो भूमि का मालिक माना जाता था वह जमींदारों को माना जाता था, कृषकों को भूमि का मालिक नहीं माना जाता था। तो जब कृषकों को भूमि का मालिक नहीं माना जाता था, जमींदारों को भूमि का मालिक माना जाता था, तो इस प्रकार से जो गांव में मतलब जो व्यक्ति होते थे, कुछ प्रमुख व्यक्ति होते थे, उनके पास में बहुत अधिक मतलब भूमि होती थी। मान के चलिए कि एक व्यक्ति के पास 100 या मतलब अधिक भूमि होती थी, हजारों एकड़ भूमि होती थी, और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते थे जिनके पास भूमि ही नहीं होती थी। सभी कृषक, अधिकतर कृषक भूमिहीन थे। तो इस प्रकार से यह जो भूमि की मतलब जो एकात्मक व्यवस्था थी, यानी केवल कुछ ही लोगों के पास में भूमि थी और बाकी जितनी भी जनसंख्या थी, किसी के पास में, बहुत ही कम लोगों के पास भूमि नहीं थी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के समय जिस प्रकार से जमींदारों के पास ही भूमि थी, जमींदार ही भूस्वामी हुआ करते थे और बाकी सब उनके मतलब मजदूर माने जाते थे, तो वही व्यवस्था भारत में विद्यमान थी। अब सरकार हमारे यहाँ बन चुकी थी, लोकतंत्र आ चुका था, संविधान लागू हो चुका था। तो भारत में व्यवस्था की महसूस की गई कि जो अंग्रेजों के समय जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, अब हम आजाद हो चुके हैं, उन कुरीतियों को दूर करना हमारी सरकार का प्रथम कर्तव्य बन जाता है। और प्रथम उस कर्तव्य को निभाने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया गया, और प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने यह किया कि जो मतलब जो जिन व्यक्तियों के पास में अधिक भूमि है, उन व्यक्तियों की भूमि को सरकार द्वारा छीना जाएगा, और सरकार का कर्तव्य होगा कि उस भूमि को लेकर गरीबों को बांट दिया जाए। यानी भूदान की प्रथा का यहाँ से सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, क्योंकि यदि संपत्ति का अधिकार चूंकि मौलिक अधिकार के रूप में था, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31, जो कि मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार में किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार में हानि नहीं पहुंचाया जा सकता था। ठीक। तो जो संपत्ति का अधिकार जिस प्रकार से मौलिक अधिकार था, तो मौलिक अधिकार में यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार में हानि पहुंचाया जाता है, तो वह व्यक्ति, उसके पास शक्ति होती है कि वो हाई कोर्ट में या फिर सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो यदि हम संपत्ति के अधिकार में कटौती नहीं करते, तो सरकार कैसे विकास कार्य करती? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास 1000 एकड़ भूमि है, और सरकार चाहती है कि उस व्यक्ति से भूमि छीनी जाए और गरीबों में बांट दिया जाए, परंतु सरकार जैसे ही उस व्यक्ति से 1000 एकड़ जिसके पास में जमीन है, जो जमींदार है, जिसके पास बहुत अधिक जमीन है, उस व्यक्ति से भूमि छीनने का प्रयास करती है, वह मूल अधिकार, मौलिक अधिकार के नाम पर सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, क्योंकि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो इस प्रकार से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। इस मौलिक अधिकार के कारण सरकार देश के कल्याण में बाधा से महसूस कर रही थी, इसलिए सरकार के द्वारा, नेहरू जी की सरकार के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। ठीक। अब नेहरू जी की सरकार के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन कर दिया गया। ठीक। तो इस जो संविधान संशोधन किया गया था, उसको चुनौती दी गई शंकरी प्रसाद मामले में। यानी शंकरी प्रसाद एक नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने उनके जो कि मौलिक अधिकार का हनन हुआ था, उनकी संपत्ति की छीन लिया गया था, तो उन्होंने केस लगाया शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार केस की। भारत सरकार ने जो मतलब शंकरी प्रसाद ने मामला लगाया कि भारत सरकार ने मौलिक अधिकारों का हनन किया है, और जो प्रथम संविधान संशोधन है वह अवैधानिक है, वह वैधानिक नहीं है। यानी प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार का हनन किया जा रहा है वह वैधानिक नहीं है। तो शंकरी प्रसाद ने 1951 में यह मतलब मामला लगाया सुप्रीम कोर्ट में। तो उस समय क्या था, क्योंकि यहाँ पर एक बात समझना होगा, एक बात मतलब प्रमुख हो जाती समझने के लिए, कि यहाँ पर दो बातें हैं कि जो नेहरू जी की सरकार थी, जो वह बहुत बहुमत वाली सरकार थी, यानी बहुत विशाल बहुमत था। तो इस कारण सरकार जो चाहती वह कर सकती थी। सरकार के पास इतनी क्षमता थी, इतनी शक्ति थी, लोकसभा राज्यसभा में इतना बहुमत था कि सरकार जो भी रिफॉर्म, जो भी विधेयक लाना चाहे उसको आसानी से पारित करवा सकती थी। और इसी के साथ साथ जब सरकार पावरफुल होती है, जब सरकार के जो अंग होते हैं, सरकार के पास बहुमत है, सरकार के पास शक्ति है, तो सरकार के जितने भी अंग रहेंगे, चाहे हम विधायिका की बात कर लें, विधायिका यानी संसद, या और हमारी जो लोकसभा राज्यसभा, ठीक,
जो विधायिका, जो कार्यपालिका की बात कर लें या फिर न्यायपालिका की बात कर लें, यदि हमारी जो सरकार मजबूत होगी तो न्यायपालिका भी उसी के कंट्रोल में होगी, उसी के अंडर में होगी। तो हुआ भी वही कि जब हमारी नेहरू जी की सरकार बहुत मजबूत थी तो उसके द्वारा प्रथम संविधान संशोधन कर दिया गया था, और जब न्यायालय में केस गया था तो न्यायालय के द्वारा इस केस के में जो जो शंकरी प्रसाद थे उनके मतलब इस केस का निर्णय सरकार के पक्ष में दिया गया। यानी प्रथम संविधान संशोधन सही है, क्योंकि जब सरकार मजबूत होती है, सरकार के पास बहुमत होता है, तो न्यायालय उस समय डाउन होता है। न्यायालय भी उसी तरह कार्य करता है जिस तरह सरकार कार्य करवाना चाहती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझिए, वर्तमान में मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार के द्वारा जितने भी मतलब सरकार के पास फुल बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, तो पूर्ण बहुमत की सरकार के पास ये शक्ति है कि वह तो यदि मोदी सरकार बहुत बहुमत में जो कि बहुत बहुमत में है, तो सरकार के पास ये शक्ति है, वह किसी प्रकार से संसद में मतलब किसी भी कोई विधेयक को पारित करवा सकती है। तो उसी का लाभ लेते हुए सरकार के द्वारा जो 3 तलाक बिल को पास करवाया गया, राम मंदिर का निर्णय दिया गया। तो इस प्रकार से जो अनसुलझे हुए मामले थे वह अभी तक नहीं सुलझ पा रही थी, क्योंकि सरकारों के पास बहुमत नहीं था। अब सरकार के पास बहुमत है तो कृषि विधेयक भी पास संसद से हो गया है, और न्यायालय के द्वारा भी उसको कुछ मतलब चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी न्यायालय भी जो सरकार के अधीनस्थ है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, सरकार के पास जनता की शक्ति है, और यदि सरकार के पास शक्तियां होती हैं तो जो न्यायालय होता है, जो संसद होती है, सभी उसके अधीनस्थ होते हैं, सभी के उसके सारे अनुसार कार्य करते हैं। तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें शंकर प्रसाद जो मामला आया था वह भी उसी के तहत उस मामले को भी नेहरू जी की सरकार के द्वारा उसी मतलब न्यायालय को भी मतलब उसी को अधीनस्थ कर दिया गया था। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कि इस जो मूल संरचना का जो विवाद था वह किस प्रकार से आगे बढ़ा। तो पहले तो हमने समझ लिया कि प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार के द्वारा संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी, यानी पूरा हटाया नहीं गया था मौलिक अधिकार से। संपत्ति का अधिकार अभी भी मौलिक अधिकार था, परंतु सरकार चाहे तो लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए वह संपत्ति में मतलब यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति लेती है तो उसको क्षतिपूर्ति प्रदान करके मतलब उसकी संपत्ति को अर्जित कर सकती है। मतलब क्षतिपूर्ति के ऊपर यह नहीं कहा जा सकता था कि किसी व्यक्ति को कितनी क्षतिपूर्ति दी गई है, यानी क्षतिपूर्ति के विवाद को लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो सरकार के पास प्रथम संविधान संशोधन और 5वें संविधान संशोधन में यही मतलब संपत्ति के अधिकार में कटौती कर दी गई थी। ठीक, अब आगे बात आती है मतलब 10-15 साल बाद 15 साल बाद 1967 में गोलकनाथ मामला आया। क्योंकि 1967 में इसको समझने पहले उसको बैकग्राउंड को समझते हैं कि अभी मतलब 1965 में 1962-63 में पंडित नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री बने। तो लाल बहादुर शास्त्री की भी करीब 1 वर्षों के अंतर्गत मृत्यु हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार आई थी, यानी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में बनी थी। तो यहाँ पर पुनः एक फिर से मामला इसी के संदर्भ में आया, संपत्ति के अधिकार को लेकर मामला आया कि किसी व्यक्ति, राजस्थान के एक व्यक्ति होंगे गोलकनाथ की, जिसकी तरफ से मामला आया है। तो गोलकनाथ मामला कहा जाता है 1967, गोलकनाथ मामला बनाम भारत संघ 1967। ठीक, तो इस मामले में भी यही हुआ कि उस मतलब जो निर्णय जो अभी तक न्यायालय के द्वारा दिया गया था कि संसद चाहे कुछ भी कर सकती है, यानी सरकार यदि चाहे तो किसी भी मतलब संपत्ति के अधिकार को चाहे मतलब घटा सकती है। सरकार के पास से शक्ति है कि वह संपत्ति के अधिकार में कमी कर सकती है। सरकार का तात्पर्य है संसद, यानी सरकार जितने भी अपने कार्य करती है, विधेयक लाती है, विधेयक को बिल पास करती है, सभी संसद के माध्यम से करती है, कानून बनाती है संसद के माध्यम से। तो 1951 में तो कह दिया गया था सरकार मतलब न्यायालय के द्वारा कि सरकार के पास शक्ति है कि संसद के पास इतनी शक्ति है कि वह किसी भी संविधान में कहीं भी चाहे मौलिक अधिकार क्यों ना हो उसमें कटौती कर सकती है। तो उसी के तहत प्रथम संविधान संशोधन को न्यायालय के द्वारा बैठाया गया था। परंतु गोलकनाथ मामले में इस जो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था, पुराना निर्णय 1951 में निर्णय दिया, शंकरी प्रसाद केस में निर्णय दिया था, उस निर्णय को बदल दिया गया, उस निर्णय को सीधा पलट दिया गया। उसके तहत अब यह बात कही गई कि संसद चाहे किसी भी चीज में बदलाव नहीं कर सकती, यानी संसद मूल अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती है। यानी
सरकार संसद के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों में को नुकसान पहुंचाए। क्यों? सरकार के मतलब न्यायालय के द्वारा तर्क दिया गया। न्यायालय ने कहा कि एक अनुच्छेद है भारत के संविधान में, अनुच्छेद 13, और एक अनुच्छेद है 368। दो अनुच्छेद को समझना होगा। 368 में लिखा हुआ है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। 368 के तहत यानी भारत सरकार जितने भी संशोधन करती है संविधान में वह अनुच्छेद 368 की शक्तियों का प्रयोग करके ही करती है। ठीक। और प्रथम संविधान संशोधन भी सरकार के द्वारा 368 की शक्तियों का प्रयोग करके ही किया गया था। अब चूंकि संविधान संशोधन करने की शक्ति 368 के तहत संसद के पास में है, लेकिन जो अनुच्छेद 13 है, एक अनुच्छेद 13 है, तो अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि सरकार के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, कि सरकार के द्वारा जो भी आदेश दिए जाएंगे, सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी बिल लाया जाएगा, जो विधेयक लाया जाएगा, जो कानून बनाया जाएगा सरकार के द्वारा, यदि वह मौलिक अधिकारों से संगत नहीं है, यदि वह मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाता है, मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है, तो वह नष्ट हो जाएगा। ठीक। तो यहां पर जो दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 368 यानी 368 में कह दिया गया कि संसद के पास शक्ति है कि वो संविधान संशोधन कर ली, परंतु अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता है, मतलब मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते संसद। यदि कोई सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता है कि मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाया जाए किसी कानून के माध्यम से, किसी उद्घोषणा के माध्यम से, तो वह नष्ट हो जाएगा, वह मान्य नहीं होगा अनुच्छेद 13 के अनुसार। अब यहाँ पर अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बीच में एक विभेद की स्थिति उत्पन्न होती है कि अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद के पास शक्ति है, संसद कुछ भी कर सकती है, परंतु अनुच्छेद 13 कहता है कि संसद सरकार या संसद मौलिक अधिकार में को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, मौलिक अधिकार को क्षति नहीं पहुंचा सकती है। ठीक। चूंकि ये ऐसा क्यों हुआ, सरकार जो न्यायालय है, न्यायालय के द्वारा अचानक से इस निर्णय को क्यों बदल दिया गया? 1951 में उसी न्यायालय ने कहा था कि संसद चाहे जो कुछ भी कर सकती है, परंतु यहाँ पर उस न्यायालय के द्वारा उस निर्णय को पलट दिया गया, क्योंकि अभी जो सरकार है वह इंदिरा गांधी की सरकार है। जो पहले जो 1951 में सरकार थी वह नेहरू की सरकार थी, बहुत बहुमत से सरकार थी उस समय। और यहाँ पर इंदिरा गांधी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनी थी, उतनी सशक्त नहीं थी, उतनी शक्तिशाली नहीं थी, उतनी अभी उनको पास अनुभव नहीं था। तो यहाँ पर न्यायालय थोड़ा अपनी उच्चता को सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के बीच में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि न्यायालय के द्वारा सरकार के कदमों को नुकसान पहुंचाया गया। न्यायालय ने कह दिया कि सरकार किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकती है जो मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाती हो। 1967 में गोलकनाथ मामले में यह फैसला आ गया। ठीक। अब इसके बाद इसी का उत्तर देते हुए इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा संविधान में संशोधन कर दिया गया। यानी अभी न्यायालय ने जो कहा कि संसद ऐसा शक्ति संसद नहीं कर सकती है, परंतु अब जो इंदिरा गांधी की सरकार है उसके द्वारा जो संशोधन किया गया, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 24वां, 25वां, 26वां, 29वां संशोधन कर दिया गया। यानी 24वां संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था संविधान में, उसमें यह था कि संसद के पास असीमित शक्ति है। यानी संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने लिख दिया वहां पर संविधान में कि संसद के पास असीमित शक्ति है, जबकि न्यायालय ने कहा था कि संसद के पास इतनी शक्ति नहीं है कि मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाए, मौलिक अधिकारों को क्षति पहुंचाए, मौलिक अधिकारों को अवहेलना करे। परंतु 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो सरकार है, जो इंदिरा गांधी की सरकार है, उसने कह दिया, उसने संविधान में ही लिख दिया कि संसद जो चाहे कर सकती है, संसद की शक्ति असीमित है। और जो 25वां संविधान संशोधन किया था उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया। यानी अब इंदिरा गांधी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो 24वां संविधान संशोधन यानी संसद की असीम शक्ति, 25वां संविधान संशोधन यानी संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं। तो यहाँ पर जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो बदले की भावना से जो कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से 1967 में गोलकनाथ मामले में न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया था, उस निर्णय के जवाब में इंदिरा गांधी के द्वारा 24वां संविधान संशोधन यानी संसद के पास असीम शक्ति है, 25वां यानी जो
जो संपत्ति का अधिकार है, अब वह मौलिक अधिकार नहीं। तो 26वां 29वां संविधान संशोधन कर दिया गया। इसी से जुड़ी हुई जो 26वां और 29वां संविधान संशोधन भी है, परंतु 24वां और 25वां बहुत महत्वपूर्ण था, तो हमने बताया। ठीक, तो यह दो संविधान संशोधन कर दिए गए को मतलब जो अदालत का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसके विरुद्ध, उसके मतलब प्रतिरोध करने के लिए। ठीक, अब 1973 में बात आती है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस क्यों आता है, सबसे पहले ये समझना होगा। तो हमने जैसा कि अभी बताया है कि 24वां और 25वां संविधान संशोधन था, किया गया था, उसके तहत संपत्ति का अधिकार अब तो मौलिक अधिकार रहा नहीं था और संसद के पास अब संपूर्ण शक्तियां थी। तो इसके तहत हुआ ये कि केरल के एक व्यक्ति थे केशवानंद भारती, यानी एक एक मतलब जो मठ था, तो मठ के गुरु थे केशवानंद भारती। तो उनके मठ से केरल सरकार के द्वारा संपत्ति छीन ली गई थी। यानी मठ, यानी उनके पास जो धर्मशाला होगी, जो धार्मिक जो संपत्ति थी, वो हजारों एकड़ की मतलब एकड़ उनके पास अधिक संपत्ति थी। तो सरकार के द्वारा इस नाम पर संपत्ति जब्त कर ली गई थी कि यह संपत्ति सरकार के द्वारा ली जाएगी और गरीबों को कल्याण दी जाएगी, मतलब गरीबों को कल्याण कर दी जाएगी, कल्याण में लगा दी जाएगी। चूंकि इसमें यह भी था कि संपत्ति का अधिकार, अब मौलिक अधिकार तो बचा नहीं था, तो यह मामला केस सुप्रीम पहले तो केरल न्यायालय में गया, केरल हाई कोर्ट में गया, उसके बाद यह जो सर्वोच्च न्यायालय में गया। ठीक, तो केशवानंद भारती मामला 1973 भारत संघ के खिलाफ में केशवानंद बनाम भारत संघ विवाद अब उत्पन्न हुआ। ठीक, इस मामले को डील करने के लिए, यानी केरल जो केशवानंद भारती का जो पक्ष था कि अनुच्छेद जो 24वां संविधान संशोधन जो सरकार के द्वारा किया गया है, संसद के पास असीम शक्ति है, उसी की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 25वां संविधान संशोधन यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इसका प्रयोग करते हुए केरल सरकार के द्वारा उनकी जो मठ की जमीन, जो धार्मिक जमीन थी, जिसका प्रयोग धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए किया जाना था, उसको छीन लिया गया है, उसको जब्त कर लिया गया है लोक कल्याण के नाम पर। तो जो केशवानंद भारती हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में वो मतलब केस लगाया। तो 1973 में इस केस की सुनवाई के लिए 13 जजों की एक सबसे बड़ी खंडपीठ गठित की गई। यानी 13 जज, अभी तक भारत के इतिहास में 1973 तक इतनी बड़ी पीठ गठित नहीं की गई थी। यानी 13 जज इस केशवानंद भारती की जो मामला था उसकी सुनवाई करेंगे। ठीक, तो 13 जजों की जो खंडपीठ थी उसने 7-6 के निर्णय से यह केस मतलब जो 7 जो जज थे वह सरकार के पक्ष में थे और 6 जज थे वो केशवानंद भारती के पक्ष में थे। तो इस प्रकार से 7-6 के जो बहुमत था उससे यह केस सरकार के द्वारा जीत लिया गया और केशवानंद भारती का जो मतलब दलील थी वह रद्द मतलब वह संपन्न नहीं हो पाई। यानी जो यह केस था वह सरकार के द्वारा जीत लिया गया और केशवानंद भारती यह केस हार गए। परंतु केशवानंद भारती इस केस को हारते हुए भी जीत गए, यानी हारते हुए भी वह बाजीगर बन गए। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस मतलब जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें भले ही केशवानंद भारती क्यों ना हार गए हों, परंतु यहाँ से एक शब्द की उत्पत्ति हुई, एक कॉन्सेप्ट, एक परिकल्पना हुई जिसका नाम था मूल ढांचा, भारत के संविधान की मूल संरचना। मतलब जो केशवानंद भारती का निर्णय था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो 24वां और 25वां संविधान संशोधन किया गया है वह सही है। यानी संसद के पास असीम शक्ति है, संसद के पास असीम शक्ति है, संसद जो कुछ चाहे कर सकती है, संसद किसी भी चीज में बदलाव कर सकती है, चाहे वह मौलिक अधिकार क्यों न हो। यानी संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार मतलब संसद कुछ भी कर सकती है, तो संसद के पास असीम शक्ति है। लेकिन यहाँ पर संसद को किसी भी प्रकार का संशोधन करते हुए, कोई भी कानून बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि वह संविधान की मूल ढांचा है, मूल संरचना है, उसको नुकसान ना पहुंचाए। यानी संसद कुछ भी कर सकती है, संसद के पास असीम शक्तियां हैं, संसद की शक्ति पर कोई टोक नहीं, सरकार की शक्ति पर कोई टोक नहीं है, केवल वह भारत के संविधान की मूल ढांचा, मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी मूल संरचना को नुकसान पहुंचाए बगैर सरकार जो कुछ चाहे कर सकती है। परंतु जो मूल संरचना है यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब मूल संरचना में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं वो है हम बात करते हैं कि
सरकार सब कुछ कर सकती है, केवल मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मूल संरचना को नुकसान ठेस पहुंचाएगी तो न्यायालय के द्वारा उस जो कानून है, उस जो मतलब जो विधेयक है, जो मतलब उसको नष्ट कर दिया जाएगा। यानी संसद कुछ भी कर सकती है, केवल मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अब मूल संरचना क्या है? यह भारत के संविधान की खूबसूरती के तहत मतलब माना जा सकता है कि मूल संरचना जैसे कॉन्सेप्ट दिया, तो मूल संरचना के अंतर्गत कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो उनमें पहला तत्व है संघवाद। यानी भारत राज्यों का संघ है। यानी भारत राज्यों का संघ है, जहां पर जो 28 राज्य भारत के हैं, तो 28 राज्य मिलकर भारत को एक भारत बनाते हैं। तो यह भारत का संघवाद है, और संघवाद को कभी भी मतलब हटाया नहीं जा सकता। सरकार के द्वारा किसी प्रकार से संघवाद को नुकसान नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि संघवाद मूल संरचना है, और मूल संरचना को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्षता भारत की मूल संरचना है, मूल ढांचा है भारत का। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, भारत जो देश है उसका कोई धर्म नहीं होगा, और भारत सरकार सभी धर्मों को के प्रति समान रूप से व्यवहार करेगी। ना तो भारत सरकार किसी धर्म में के विकास मतलब अलग मतलब भारत सरकार का कोई धर्म होगा, और ना ही वो धर्म से निरपेक्ष रहेगी। यानी सभी धर्मों के विकास के लिए सरकार कार्य करेगी, सभी धर्म को माना जाएगा। ठीक, तो धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की मूल ढांचा है, मूल संरचना है। इसमें भी किसी प्रकार का सरकार के द्वारा हस्तक्षेप या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा लोकतंत्र, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यानी भारत का संविधान सबसे बड़ा है, दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसको सरकार चाहे कोई भी बहुमत, कितना भी बहुमत उसके पास ना क्यों ना हो, क्योंकि संसद में किसी मतलब सरकार के पास यदि बहुमत होता है, तो बहुमत का प्रयोग सरकार गलत कार्यों में भी कर सकती है। तो अब वह गलत कार्यों में सरकार प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास जो जो उसके जो रोड़ा है वह है मूल संरचना, मूल ढांचा। यानी अब लोकतंत्र बदलाव नहीं कर सकती है। भारत लोकतांत्रिक देश है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि उसके सामने मूल संरचना, मूल ढांचा सामने है। संविधान सर्वोच्चता, यह भी मूल मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। यानी भारत का संविधान सर्वोच्च है, यह भी मूल ढांचा है, मूल संरचना के अंतर्गत आता है। कानून का शासन, यानी भारत में कानून का शासन रहेगा। भारत में जो न्यायालय है वह सर्वोच्च रहेगा। भारत में जो शक्तियों का विभाजन है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियां हैं वह बटी हुई हैं, वह भी मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। यानी केंद्र सरकार यह नहीं कर सकती है कि राज्यों को किसी प्रकार की शक्ति को खुद छीन ले। जैसा कि मतलब जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं, तो केंद्र सरकार राज्यों की शक्ति को न छीन ले। तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, वह भी मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। यानी केंद्र की शक्तियां अलग रहेंगी और राज्य की शक्तियां अलग रहेंगी। यह शक्तियों का विभाजन भी मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। भारत की संप्रभुता, भारत एक गणतांत्रिक देश है, यह भी मूल ढांचा है। भारत में संसद प्रमुख है, भारत में नियमित और निरंतर चुनाव होते हैं, यह भी मूल ढांचा है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत की जो सरकार है उसका प्रथम कर्तव्य, परम कर्तव्य है कि देश का कल्याण करना। यह सभी चीजें मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं। तो यह हमने बात की भारत के मूल ढांचा की कि किस प्रकार से शंकरी प्रसाद केस हुआ, नेहरू सरकार के द्वारा यह जो संपत्ति के अधिकार को कमजोर किया गया, परंतु जो केशवानंद भारती है केस है, उस केस में यह निर्णय दिया गया कि संसद चाहे जो कुछ चाहे कर सकती है, संसद के पास असीम शक्ति है, परंतु यह ध्यान रखते हुए कि मूल ढांचे को, मूल संरचना को न किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। और मूल संरचना क्या है, इसको मतलब अभी तो हमने मतलब जो मूल संरचना के विषय में बताया था कौन कौन से टॉपिक मूल संरचना में आते हैं, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था अभी मतलब समय समय पर सरकार के मतलब न्यायालय के द्वारा यह बताया जाएगा कि मूल संरचना के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। अभी न्यायालय के द्वारा यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है कि मूल ढांचा के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। जब आवश्यकता पड़ेगी तब न्यायालय यह घोषित करेगा कि यह चीज भी मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल है। और अभी हमने जितनी चीजें बताई, चाहे संविधान की सर्वोच्चता हो, चाहे लोकतंत्र की, चाहे गणतंत्र की बात करें, चाहे हम शक्ति विभाजन की बात करें, चाहे हम संप्रभुता, चाहे धर्मनिरपेक्षता, यह सभी मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। परंतु जो न्यायालय है वह न्यायालय ने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में उसी केस केशवानंद भारती केस में, कि जो न्यायालय समय समय पर जो आने वाले केस रहेंगे उन केसों में यह घोषित करेगा कि कौन कौन सी तत्व मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार जो मूल ढांचा है वह सरकार को अनियंत्रित होने से रोकता है। यानी मूल ढांचा भारत के संविधान की, भारत की जो न्यायपालिका है उसकी खूबसूरती है। भारत के न्यायपालिका के द्वारा
जिस प्रकार से सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि न्यायपालिका का प्रथम परम कर्तव्य है कि वह सरकार की जो अनियमितता है, सरकार के द्वारा जो निरंकुशता की जाती है, क्योंकि सब सरकारों को बहुमत मिलता है और जब संसद की पावर मिलती है तो सरकार के द्वारा अनैतिक कार्य किए जाते हैं, कुछ इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं जो भारत के संविधान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो देश में माहौल खराब कर सकते हैं। परंतु संविधान के द्वारा जो जो न्यायालय के द्वारा जिस प्रकार से मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया है, वह भारत के संविधान की खूबसूरती ही माना जा सकता है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको यह मूल ढांचा का जो कॉन्सेप्ट है वह समझ में आया होगा। धन्यवाद।